हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में समझाया था और दोस्तों आज उन 16 महाजनपदों में जो आज का हमारा जो टॉपिक है और प्राचीन भारत का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राज्य है जहां से शासन संभाला जाता था उसका नाम है मगध साम्राज्य। दोस्तों, अगर हम गुप्त काल तक की बात करें तो जहां से शासन किया जाता था वो मगध साम्राज्य था, जिसकी राजधानी गुप्त काल में पाटलिपुत्र थी। जैसा दोस्तों मध्य काल में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राज्य या रियासत जहां से देश पर शासन किया जाता था वे गढ़ था दिल्ली, और आधुनिक काल की हम बात करें तो उसमें कलकत्ता था। उसी तरीके से प्राचीन काल में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों हमारा मगध साम्राज्य। और आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मगध साम्राज्य के आज हम हर्यंक वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्यंक वंश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें हर्यंक वंश को पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि मगध साम्राज्य इतना ताकतवर क्यों बना। भाई, कोई भी राज्य हो वो ताकतवर क्यों बनता है, उसके पीछे कारण क्या होता है? तो सबसे जरूरी हमारे लिए जानना यह है कि जो ये मगध साम्राज्य है, ये जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे ताकतवर कैसे बन गया। यूं तो भाई और भी राज्य थे और भी महाजनपद थे, लेकिन ये मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों बना? क्योंकि दोस्तों शासकों का तो महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, लेकिन साथ में ये भी योगदान होता है कि जो राज्य है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, और दोस्तों उसके पास जो शत्रु हैं उनकी स्थिति क्या है, और जो उसकी राजधानी है वो सुरक्षित है या नहीं, और वहां पर क्या क्या मिलता था जिससे इतना ताकतवर बन गया। सबसे पहले हम यही जानेंगे। दोस्तों, हम बात करें नंबर 1, इसकी ताकतवर के लिए हम बात करें नंबर 1, तो दोस्तों यहां की जो राजधानी थी, राजधानी राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। यहां की राजधानी थी राजगृह। अब समझना दोस्तों, जिसकी राजधानी सुरक्षित हो, भाई जिसकी राजधानी सेफ हो, किसी पर कि जो एक अच्छी जगह हो जहां पराक्रमकारी आसानी से नहीं पहुंच सकता हो, तो वो राज्य, भाई राजधानी तो उसकी सुरक्षित है ही, तो अब तो क्या करेगा वो? दूसरे पर ही आक्रमण करेगा। खुद की राजधानी तो सुरक्षित है। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें तो जो लंदन उनका गढ़ या राजधानी थी पहले और वर्तमान में भी है, तो जो गढ़ था वो समुद्र से घिरा हुआ है और वहां की जल सेना बहुत ताकतवर थी, तो कोई आक्रमणकारी वहां पर आसानी से पहुंच ही नहीं सकता था। उसी तरीके से दोस्तों जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगृह 5 पहाड़ियों पर बनी हुई थी। 5 पहाड़ियों पर बनी हुई थी। कितनी पहाड़ियों पर? 5 पहाड़ियों पर बनी हुई थी। भाई 5 पहाड़ियों पर बनी हुई है, ऊंची है भाई, और आक्रमणकारी आसानी से पहुंच ही नहीं सकता। अब बात आती है कि जो ये 5 पहाड़ियां थी, ये कौन कौन सी पहाड़ियां थी? 5। नंबर 1 पूछ लिया जाता है भाई एग्जाम में, आजकल थोड़ा गहराई से पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाए कि भाई 5 पहाड़ियां कौन कौन सी थी। नंबर 1 है विहार, वृषभ, चैत्यक, ऋषिगिरी, ठीक है ना? विहार, वृषभ, चैत्यक, ऋषिगिरी और वेहार, ये 5 पहाड़ियां थी। विहार, ऋषभ, चैत्यक, ऋषिगिरी और विहार, ये 5 पहाड़ियां थी। कौन सी पहाड़ियां थी दोस्तों? ये 5 पहाड़ी थी जिन पर राजगृह जो राजधानी थी, इन पहाड़ियों पर बनी हुई थी राजधानी राजगृह। भाई कितनी एक ऊंचाई पर बनी हुई थी, आक्रमणकारी आसानी से पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए भाई इसको तो ताकतवर होना ही था, ठीक है ना? इसके बाद नंबर 2 कारण क्या है दोस्तों? राजगृह के बाद उदयन ने एक राजधानी और बनाई थी जिसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, ठीक है ना? पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र थी ये नदियों पर बनी हुई थी। सोन, गंडक, सोन है, गंडक है, इन नदियों पर, और गंगा,
इन नदियों पर ये सोन, गंडक और गंगा, इन नदियों पर ये बनी हुई थी भाई। कौन सी? पाटलिपुत्र बनी हुई थी भाई, ठीक है ना। तो भाई इसको भी सोन, गंडक और गंगा नदी पर बनी हुई थी, तो इसलिए ये भी ताकतवर थी भाई, ठीक है ना। और अगली बात, हम तीसरा पॉइंट की हम बात करें, लोहा। लोहा यहां पर अच्छी मात्रा में था, लोहा यहां पर अच्छी मात्रा में था। हम यहां पर कहते हैं लोहे की यहां पर क्या थी? खान थी भाई। लोहे की क्या थी? यहां पर खाने थी लोहे की भाई। जहां पर लोहे की खान है भाई, सैनिकों को क्या चाहिए? हथियार चाहिए, और हथियार सैनिकों को चाहिए तो किसके बनेंगे? लोहे के बनेंगे। जब सैनिकों के पास हथियार चाहिए, लोहा इनके पास है, तो दोस्तों अब प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हथियार बनाने के लिए है, खेती करने के लिए है, सारे औजार लोहे के मिल जाएंगे इनके पास। ये भी एक इसका कारण था। नंबर अगला है दोस्तों, गज सेना। गज सेना यहां की मुख्य थी, अर्थात दोस्तों यहां पर हाथी थे। हाथी ज्यादा मात्रा में थे, ज्यादा मात्रा में थे। क्या थे? ज्यादा मात्रा में हाथी थे यहां पर, काफी मात्रा में। गज सेना यहां की ताकतवर थी, जो बड़े बड़े दुर्गों को नष्ट कर देती थी भाई, गज सेना यहां पर थी भाई, इसलिए भी इसकी ताकतवर था ये, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों जब हम पढ़ते हैं, जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल में अथर्ववेद में, वैदिक काल में अथर्ववेद में, अथर्ववेद में यहां के लोगों को वार्तिय कहा गया है। क्या कहा गया? वार्तिय कहा गया। समझना दोस्तों, वार्तिय कहा गया, जिसका अर्थ होता है यहां के जो लोग थे वो शूद्र थे। क्या थे? यहां के लोग शूद्र थे। अब समझना, शूद्र थे बताए गए हैं। शूद्र इसलिए बताए गए हैं क्योंकि वो हवन यागों में विश्वास नहीं करते थे। अर्थात हम यहां पर यह कह सकते हैं, जो मगध के लोग थे वो कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। किसमें विश्वास नहीं करते थे? कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। जब कर्म कांड में विश्वास नहीं करेंगे तो दोस्तों अपने हिसाब से चलेंगे, वो रूढ़िवादी है ही नहीं, कर्म कांड में विश्वास कर ही नहीं रहे। भाई जब आक्रमण करना है तब करना है, कोई हवन ववन से कोई लेना देना नहीं है, तो कर्म कांड में विश्वास नहीं कर रहे, अंधविश्वास में विश्वास नहीं कर रहे, तो सैनिक क्या होंगे? ताकतवर होंगे। यह भी एक कारण था यहाँ का मगध का, यह भी एक मगध का कारण था यहाँ की ताकतवर में। दोस्तों ये मैंने आपको जो 5 पॉइंट समझाए हैं ना, जो मैंने आपको ये 5 पॉइंट समझाए हैं ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 पॉइंट मगध साम्राज्य को 16 महाजनपदों में से मगध को अलग करते हैं। ये इसका उदय का ये भी कारण था। कल को अगर आपसे पूछा जाए मगध साम्राज्य के उदय के कारण क्या थे, भाई शासक तो थे ही, लेकिन ये जो 5 पॉइंट है ये भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट दोस्तों ये है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं, यहां तक हमारी बात कंप्लीट हो चुकी, ठीक है ना। ये मगध साम्राज्य शक्तिशाली क्यों बना था, इसके पीछे ये 5 कारण थे। लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों मगध साम्राज्य का जो हर्यंक वंश है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जो हर्यंक वंश है, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो पूरी तरीके से जिसकी हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें हर्यंक वंश की। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? हर्यंक वंश की। हर्यंक वंश, ठीक है ना, हर्यंक वंश की जानकारी मिलती है, जो 544 से 412 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है ना। हर्यंक वंश की हमें जानकारी मिलती है और यह एक ऐतिहासिक वंश है जिसकी इतिहास में जानकारी मिलती है। बाकी एक वंश और भी था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश, लेकिन इतिहास में इसकी इतनी कोई जानकारी नहीं मिलती। ये बृहद्रथ वंश तो है लेकिन इतिहास में इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना। लेकिन जो हमें जानकारी मिलती है वो है मेन हर्यंक वंश। दोस्तों जो ये हर्यंक वंश है इसका हम अब बात करें संस्थापक की बात करें। संस्थापक, इस वंश का जो संस्थापक था जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। और दोस्तों अब आप यहां पर एक बात याद रखें, मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, भाई एक संस्थापक होता है, एक वास्तविक संस्थापक होता है जिसने सच में स्थापना की हो। जो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो बिंबिसार को माना जाता है।
किसको माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। ये जो बिंबिसार थे ये महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंबिसार के बारे में। हर्यक वंश का पहला शासक संस्थापक बिंबिसार, हम बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है ना, जिसका शासनकाल कितना है बात दोस्तों? 544 से 492 ईसा पूर्व। क्योंकि आपको पता है ना जो ये ईसा पूर्व है ये उल्टी चलती है, ठीक है ना भाई। 544 से 492 ईसा पूर्व। समझना दोस्तों, जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने अंग, ये जो अंग है ये मगध के पास स्थित एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी चंपा थी। राजधानी क्या थी? चंपा। इसकी राजधानी थी चंपा। तो इसने बिंबिसार ने अंग, चंपा को, जो ये अंग है इसको जीत लिया। क्या कर लिया? जीत लिया। अब समझना, यहां पर समझना प्रश्न कैसे बनता है भाई। जीत लिया भाई और अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में अंग को मिला लिया। हो गए भाई यहां पर बात। अब समझना भाई, जो बिंबिसार है शासक कहां का है? मगध का है। बिंबिसार का पुत्र कौन? पुत्र जिसका नाम क्या है? अजातशत्रु। अब क्या किया जाता है समझना दोस्तों, जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु को अंग का, भाई राजा तो एक होता है, उपराजा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। समझना, राजा एक होता है, उपराजा का अर्थ होता है राजा से नीचे, और उपराजा किसी राज्य का जो नियुक्त किया जाता था मुखिया, उसे उपराजा कहते थे। और उपराजा अक्सर शासक अपने पुत्रों में से ही नियुक्त करते थे, उसे उपराजा कहते थे। तो अब क्या करता है? अजातशत्रु को अंग का उपराजा बना लिया। क्या बना लिया? उपराजा बनाया। किसको? अंग का उपराजा बनाया। किसको? अजातशत्रु को बना दिया भाई इसको। ये अंग को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ये बहुत, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? बिंबिसार ने। और अंग का उपराजा किसको नियुक्त किया? अजातशत्रु को। तो अब हम यहां पर यह भी कह सकते हैं, जब अजातशत्रु शासक बनेंगे, हम यहां पर यह भी कह सकते हैं जब अजातशत्रु शासक बनेंगे तो प्रश्न आ जाए, शासक बनने से पहले अजातशत्रु कहां के उपराजा थे? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा? अंग का उपराजा थे। कहां के? अंग के। तो एक बात आप इतिहास में याद रखना, एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ती है इतिहास में। अगर आपने एक कड़ी को पढ़ लिया, समझ लिया, तो दूसरी कड़ी को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वहीं से तो क्रम अनुसार इतिहास चलता रहता है। तो कहां के थे? अंग के उपराजा थे। इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब आप समझना, बिंबिसार महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और दोस्तों अब आप समझना, महावीर स्वामी और बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। लेकिन बात आए कि जो ये बिंबिसार थे, ये दोनों धर्मों को मानते थे, दोनों धर्मों को मानते थे भाई। किसको मानते थे? दोनों धर्मों का सम्मान करते थे भाई। ऐसा नहीं था कि ये जैन धर्म को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म को ही मानते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों धर्मों को मानते थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इन दोनों के समकालीन थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, बिंबिसार ने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कहने का मतलब यह है, बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। कितने विवाह किए थे? 3। एक बात आप याद रखना, विवाहों का प्राचीन काल में भी महत्व था और आज भी विवाहों का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर किसी अच्छे परिवार से, अच्छे कुल से हमारा विवाह हो जाता है तो उसका जो साथ है वो भी हमें मिल जाता है, उसका हमें सहयोग मिल जाता है।
हमारा मुसीबत में वो साथ देता है। वर्तमान में आप देखते हैं ना, अगर हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन खराब होती है तो हम अपने ससुराल पक्ष से कुछ सहायता भी मांग लेते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी वैवाहिक संबंध का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए भाई जो ये विवाह है इसे आप हल्के में ना लें, ये भी बहुत मेन चीज है, मुख्य चीज है, ठीक है ना। तो अब समझना, आप 3 वैवाहिक संबंध किए। नंबर पहला वैवाहिक किससे किया था दोस्तों? लिच्छवी शासक, वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की बहन, चेटक की पुत्री थी भाई, पुत्री किससे किया? चेलना से किया, चेलना से किया। किससे किया? चेलना से। अब आप समझना, जो ये चेलना है, जो महावीर स्वामी की जो ये जो चेटक है ना, चेटक ने अपनी बहन त्रसला का विवाह किससे किया था? त्रसला का विवाह किससे किया था? महावीर स्वामी के पिता से किया था, सिद्धार्थ से किया था। तो ये कहने का मतलब ये है, इस रिश्ते से मैंने आपको जैन धर्म में भी समझाया था, मैं आपको पुनः एक बार फिर समझाता हूं, इस रिश्ते की वजह से बिंबिसार के संबंधी थे महावीर स्वामी। क्योंकि भाई चेटक ने अपनी बहन त्रसला का विवाह किससे किया था? सिद्धार्थ से किया था। किससे किया था? सिद्धार्थ से किया था, जो कौन था? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के कौन थे? पिता थे। अर्थात महावीर स्वामी की जो मां त्रसला थी वो किसकी बहन थी? चेटक की। और यहां पर चेटक ने अपनी पुत्री चेलना से विवाह कर दिया। किसका? बिंबिसार का। तो ये रिश्ते में लगते थे, ठीक है ना, इससे विवाह किया। इसके बाद नंबर दूसरा किससे किया दोस्तों? कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन, समझना, बहन महाकोशला से किया। और दहेज में क्या मिलेगा भाई? दहेजों का भी बहुत महत्व होता है भाई, आज भी दहेज मिलते हैं, पहले भी दहेज मिला करते थे। दहेज में क्या मिला? दहेज में काशी मिला। क्या मिला दोस्तों? दहेज में काशी मिला। यहां की वार्षिक आय कितनी थी? यहां से वार्षिक आय, यहां से 1 लाख रुपए मिलती थी। 1 लाख रुपए वार्षिक आय कितनी मिलती थी? यहां से 1 लाख रुपए काशी से। भाई कौशल के शासक प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला का विवाह बिंबिसार से किया और दहेज में क्या दे दिया? काशी दे दिया। और इस काशी से 1 लाख रुपए वार्षिक आय होती थी। किसको होगी? अब बिंबिसार को होगी, क्योंकि बिंबिसार के पास आ चुका है। देखो ना कितनी अच्छी शादी है। दहेज में क्या मिला? एक राज्य मिला है। इसके बाद तीसरा नंबर था पंजाब की राजकुमारी, क्या नाम है भाई? क्षेमा से विवाह किया। अर्थात जो ये पंजाब, जो दिल्ली के पास वाला जो क्षेत्र था, यहां का भी सहयोग मिल गया बिंबिसार को। ये जो 3 विवाह बिंबिसार ने किए, बिंबिसार के साम्राज्य स्थापित में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक एंटीनेट में एक प्रश्न पूछा था, कौन से शासक थे जिसने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया? वैवाहिक संबंध के माध्यम से जिसने अपने राज्य का विस्तार किया, तो उसमें जो शासक है वो कौन है? बिंबिसार आएगा। कौन आएगा दोस्तों? बिंबिसार आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है भाई, ये वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और दोस्तों राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया था? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। ये और दोस्तों जैन ग्रंथों में बिंबिसार के लिए श्रेणिक शब्द का प्रयोग श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। यह भी एक अच्छा है, प्रश्न है, क्योंकि पूछ लिया जाए क्या कहा गया है, तो श्रेणिक कहा गया है, ठीक है ना, जैन ग्रंथों में। और दोस्तों इस बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के ही पुत्र
बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। किसने कर दी? अजातशत्रु ने कर दी। और कहा जाता है देवदत्त ने उकसाया था, देवदत्त ने प्रेरित किया था हत्या के लिए। देवदत्त ने इसे अजातशत्रु को भड़काया था अपना पिता के खिलाफ, और अजातशत्रु ने अपना पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। और दोस्तों समझना, इस हर्यंक वंश को पितृहंता भी वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिताओं को मारा है इस वंश के शासकों ने। अगर हम अजातशत्रु की बात करें तो उसने भी अपने पिता को मारा था, बिंबिसार को मारा था। और अगर हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना देखी तो करके देख, दोजख भी है जन्नत भी है, ना देखी तो मर के देख। अगर हम जैसा करते हैं ना किसी के साथ, वैसे ही हमें मिलता है। तो अपने पिता की हत्या अजातशत्रु ने की, और फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। किसने कर दी? उदयन ने कर दी। कहने का मतलब यह है, जो ये हर्यंक वंश है इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था बिंबिसार के बारे में। अब बिंबिसार के बाद हम क्या पढ़ेंगे? अजातशत्रु पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सुविधा रहेगी समझने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला शासक है अजातशत्रु। क्योंकि जो अजातशत्रु है दोस्तों, ये प्राचीन काल का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। और अगर हम हर्यंक वंश की बात करें तो हर्यंक वंश का भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है ना? अजातशत्रु, अजातशत्रु। अब समझना आप, 492 से 460 ईसा पूर्व। सबसे पहले तो आप एक बात समझना, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और हम अजातशत्रु के बारे में हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम बिंबिसार से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना? समझना, शासक बनने से पहले कहां का उपराजा था भाई? अंग का उपराजा था। अंग का उपराजा था। ठीक है भाई, अंग का उपराजा था। यहां तक हो गई हमारी बात। इसके बाद समझना, ये भी महावीर शिवामी और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। क्या थे? अगर बात की जाए दोस्तों, बिंबिसार ही महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समकालीन नहीं थे, अजातशत्रु भी समकालीन थे। ठीक है ना? इसके बाद दोस्तों जैन ग्रंथों में इसका नाम कुनिक भी मिलता है। कुनिक नाम भी मिलता है। कुनिक नाम, जो एक कुनिक नाम है, इसे आप याद रखें, पूछ लिया जाता है। कुनिक नाम भी इसका मिलता है। ठीक है भाई, कुनिक नाम भी इसका मिलता है। यहां तक हो गया हमारा। ठीक है ना? अब यहां के बाद हम समझते हैं भाई, इसके बाद क्या होता है भाई? अब समझते हैं हम भाई। होता यह है, जो प्रसेनजीत थे, समझना, आपने थोड़ा सा पीछे चला जाए, थोड़ा सा बिंबिसार के समय चला जाए। प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला का विवाह किससे किया था भाई? विवाह बिंबिसार से किया था भाई। थोड़ा सा पीछे हमें आना है, बिंबिसार से किया था। और दहेज में क्या मिला? काशी को दहेज में दिया था। किसको दहेज में दिया? काशी को दहेज में दिया। यहां तक आ गई भाई बात। आप समझना, रटने का बिल्कुल भी नहीं है, समझने का है। और इतिहास को समझना है तो वर्तमान को समझ लीजिए, आप इतिहास को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब भाई जो एक काशी है, अब भाई प्रसेनजीत को पता चला भाई अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी। भाई काशी तो दहेज में किसके लिए दिया गया था भाई? बिंबिसार के लिए दिया गया था। अब जब ये किसका जीजा लग रहा है? जीजा। किसका जीजा लगता है भाई? ये लगता है प्रसेनजीत का जीजा लगता है।
बिंबिसार। अब भाई जब बिंबिसार के जीजा की ही हत्या कर दी तो अब काशी जो दहेज में दी थी इसको प्रसेनजीत ने क्या ले लिया, काशी को वापस ले लिया, वापस ले लिया। किसने ले लिया, प्रसेनजीत ने ले लिया भाई प्रसेनजीत ने वापस ले लिया काशी को। भाई जब हमारा जीजा की हत्या ही आपने कर दी तो हम काशी को तुम्हें क्यों दें भाई, वापस ले लिया। इसके बाद अब भाई अजातशत्रु भी एक शासक है। अब अजातशत्रु के दिमाग में चला यार ये क्या है, ये तो अपनी इज्जत पर दाग है साहब, ये तो अपना अपमान है। जो काशी हमारे राज्य में था उसको वापस ले लिया। इसके बाद क्या होता है, अब भाई अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया प्रसेनजीत पर, क्योंकि अपमान है ना भाई, काशी को वापस ले लिया अजातशत्रु से। अब क्या किया अजातशत्रु ने, क्या किया, प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया। अब होता क्या है, प्रसेनजीत की क्या हो जाती है, पराजय हो गई। क्या हो जाती है दोस्तों, पराजय हो जाती है प्रसेनजीत की। अब जो पराजित जो शासक होता है, आप एक बात हमेशा याद रखना, चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्य काल हो, इतिहास में एक बात याद रखना, जो पराजित जो शासक होता है वो क्या करता है, वो अपनी पुत्रियों का या अपनी बहन का विवाह जीतने वाले शासक से कर देता है और उसका मित्र बन जाता है। वैवाहिक संबंध से भी राज्य स्थापित होते हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। चाहे हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े, ठीक है ना, जब दक्षिण भारत के राज्यों से विजय प्राप्त की थी समुद्रगुप्त ने, तो गृहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, उसकी बेटियों से शादी की थी, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उसी तरीके से यहां पर किया जा रहा है। तो पराजय हो गई प्रसेनजीत की। तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह, क्या नाम है, वजीरा का विवाह किससे कर दिया भाई, किससे कर दिया, अजातशत्रु से कर दिया, अजातशत्रु से कर दिया। अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी को पुनः दहेज में दे दिया। अब किसके लिए दिया गया दहेज में, अब किसके लिए दहेज में दिया गया है, अब अजातशत्रु के लिए दहेज में दिया है काशी को भाई। किसके लिए दिया है, अब अजातशत्रु के लिए काशी को दहेज में दिया है। किसने दिया है, प्रसेनजीत ने दिया है। और प्रसेनजीत ने अपमानित होकर, पराजित तो हो ही गए प्रसेनजीत, किससे, अजातशत्रु से। अब अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी कर दिया और जो काशी थी उसे पुनः किसको ले दे दिया, अजातशत्रु के लिए दे दिया, ठीक है भाई। और ये वही है जिससे 1 लाख रुपए वार्षिक आय होती थी, ठीक, आ गया भाई। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब आगे समझना। बिंबिसार के पुत्र थे, बिंबिसार के 2 पुत्र और भी थे। बिंबिसार के पुत्र हल और बेहल, ठीक है ना। ये जो इनका जो जन्म हुआ था, वो चेलना से हुआ था। किससे हुआ था, चेलना से हुआ था। ये चेलना कौन थी, ये चेटक की पुत्री थी। किसकी, चेटक की पुत्री थी, जो लिच्छवी शासक थे। कौन थे, लिच्छवी शासक थे। अब आप समझना यहां पर कितना अच्छा है। अब जो ये थे बिंबिसार के पुत्र थे हल और बेहल, इनका जो जन्म हुआ था वो चेलना से हुआ था। जो लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी, चेटक की पुत्री थी। क्या थी, चेटक की पुत्री थी। अब क्या होता है भाई, बिंबिसार ने मरने से पहले हल और बेहल के लिए सोने का हार दिया था। सोने का हार दिया था। किसका हार दिया था, सोने का हार दिया था भाई। और एक सेचनक नामक हाथी भी दे दिया था इनके लिए। किसके पास था, हल और बेहल के पास। किसने दे दिया था मरने से पहले, भाई गले का जो हार होता है सोने का, मरने से पहले किसके लिए दे दिया था, हल और बेहल के लिए दे दिया था। ये अजातशत्रु के सौतेले भाई थे। अब ये क्या किया, जैसे ही इनका पिता बिंबिसार की मृत्यु हुई, मारा गया, और ये हल और बेहल किसके पास आ गए भाई, अपने नाना चेटक के पास आ गए। भाई नाना लगा ना, चेटक के पास आ गए भाई। चेटक ने इनके लिए आश्रय दे दिया। और इसके बाद क्या होता है, अब जो अजातशत्रु है, अब इसके दिमाग में बात चलने लगी। अजातशत्रु के दिमाग में बात चलने लगी, भाई ये तो अपना अपमान है। जो सोने का हार था उसको भी हल और बेहल ले गए, ये तो अपना अपमान हुआ भाई। अब क्या किया जाए। और इसको पता था जो ये लिच्छवी राज्य है ये बहुत शक्तिशाली है।
अब इसके बाद क्या होता है, अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से सलाह मांगी, महात्मा बुद्ध से सलाह ली। किससे सलाह ली? महात्मा बुद्ध से सलाह ली। भाई महात्मा बुद्ध से बोला अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध समकालीन थे, तो बोला कि यार ये जो वैशाली है इसको कैसे जीता जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा भाई वैशाली को इस तरीके से जीतना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, एक तरीके से जीता जा सकता है। तो बोला किस तरीके से जीता जा सकता है? तो बोला कि भाई यहां पर फूट डाली जाए। क्या डाली जाए? फूट डाली जाए। फूट डाली जाए, फूट डाली जाए। क्या डाली जाए? फूट डाली जाए यहां पर। तो अब फूट डालने के लिए किसको भेजा? अपने मंत्री वशकार को भेजा। किसको भेजा? वशकार को, जिसे वर्षाकार भी कहते हैं, इसको भेजा। अपने मंत्री वर्षाकार को भेजा। कहां पर भेज दिया? भाई इसको भेज दिया यहां चेटक के पास भेज दिया। कहां भेज दिया? चेटक के पास। अब आप समझना, अब देखना, चाल को कोई समझ ही नहीं पाया। अब वशकार गया, चेटक के पास गया और चेटक से बोला भाई मैं तो अजातशत्रु के राज दरबार से भाग कर आया हूं, वहां से विद्रोह करके आया हूं। अब चेटक खुश हुआ। चेटक ने सोचा अरे भाई अपना जो दुश्मन है उसका जो दुश्मन अपने पास आया तो अपना मित्र हुआ, भाई खुश हो गया। चेटक क्या हुआ? खुश हो गया। चेटक भाई अपना मित्र है, भाई दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र हो गया। चेटक ने क्या किया? वर्षाकार को अपने राज दरबार में रख लिया, अपने राज दरबार में रख लिया। और दोस्तों अब वशकार को तो मिल गया, माहौल मिल गया। वशकार को क्या चाहिए था? वशकार ने क्या किया? राज दरबार में धीरे धीरे फूट डालना चालू कर दी। कुछों को अपने साथ मिला लिया, कुछ विद्रोही हो गए, फूट डालना चालू कर दी। तो 16 साल लगे। कितने साल लगे? 16 साल लगे फूट डालने में। 16 वर्ष इंतजार किया। जब लगा पूरी तरीके से फूट डल गई है तो क्या किया दोस्तों? अजातशत्रु ने इस लिच्छवी शासक चेटक के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? चेटक के ऊपर आक्रमण कर दिया। और दोस्तों दो हथियार काम में लिए गए। कितने हथियार काम में लिए गए? 2। नंबर 1 महाशिला कंटक, नंबर 2 रथ मूसल। नंबर 2 रथ मूसल। समझना, ये 2 हथियार काम में लिए गए। महाशिला कंटक बड़े बड़े पत्थरों को इससे फेंकते थे। आपने देखा होगा ना, एक छोटा सा, कभी हम आज से 10-15 साल पहले जब हम छोटे थे तो हमने ऐसा देखा था, बाजरों में जब चिड़ियाएं बैठ जाती थी तो एक पत्थर फेंकने का होता था, उससे घुमाकर फेंकते थे। लेकिन यहां पर जो ये महाशिला कंटक है, ये ऊंचा स्टेज था जो बड़े बड़े पत्थरों को फेंकता था दुश्मन के ऊपर। ठीक वैसा था। इससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। महाशिला कंटक, इससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। और जो रथ मूसल है, इसमें क्या था? एक रथ है। जो ये रथ है दोस्तों, ये रथ है भाई, इस रथ में बड़ी बड़ी नंगी तलवारें लगी हुई थी। तो इसको दुश्मन की सेना के बीच से निकाला जाता था, तो दुश्मनों को काटते हुए जाता था रथ मूसल। आपने एक मूवी देखी होगी, एक आई थी मूवी, एक प्रभास की मूवी आई थी, ठीक है ना, उसका पता नाम मेरा याद नहीं है। तो उसमें आपने एक देखा होगा कि इस तरीके से रथ को इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उस तरीके का यहां पर रोल था रथ मूसल। इन दोनों हथियारों का जो आविष्कार किया वो अजातशत्रु ने किया। पहली बार जो प्रयोग किया गया वो लिच्छवी शासक चेटक के ऊपर किया गया, वैशाली में किया गया था, और वैशाली को भी जीत लिया। वैशाली को क्या किया? वैशाली को जीत लिया। किसने जीत लिया भाई? अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। कितनी बड़ी उपलब्धि मिली, वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसे जीत लिया। अब समझना दोस्तों, अजातशत्रु अंग का उपराजा पहले से ही था, अंग हो गया, ठीक है ना, वैशाली हो गई और ये काशी हो गई, ये इसके अंग बन चुके थे भाई। यहां तक इसका साम्राज्य फैल चुका अजातशत्रु का। और अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में महापरिनिर्वाण किसने प्राप्त किया था?
वो महात्मा बुद्ध ने किया था। कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में। महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो किसके प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? इसको 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। और दोस्तों 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति, मैंने बौद्ध संगतियों में समझा रखा है, प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था वो भी अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। किसका आयोजन? प्रथम बौद्ध संगति का, जो कहां पर किया गया था? राजगृह में किया गया था, जिसका अध्यक्ष पूरन महाकश्यप को बनाया गया था। और प्रथम बौद्ध संगति में ही 2 पिटक लिखे गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, विनय पिटक की रचना उपाली में की थी, वो मैंने आपको पीछे समझा रखा है, ठीक है ना। और दोस्तों समझना, और अब एक बहुत ही अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र के जो महत्व को जो समझा था सबसे पहले, पाटलिपुत्र के जिसने सबसे पहले उसके महत्व को समझा था उसका नाम था अजातशत्रु था। किसने समझा सबसे पहले महत्व को? अजातशत्रु ने समझा था। और अजातशत्रु ने यहां पर पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण कराया, दुर्ग का निर्माण भी कराया था। किसका निर्माण कराया था? दुर्ग का निर्माण करवाया था। और सोचने की बात यह है, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था उसका जो उद्घाटन जो कराया था वो किससे कराया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध से उद्घाटन कराया था। किससे उद्घाटन कराया था? महात्मा बुद्ध से कराया था। और जो ये अजातशत्रु है दोस्तों, अजातशत्रु जैन धर्म का भी सम्मान करते थे और बौद्ध धर्म का भी सम्मान करते थे, लेकिन ज्यादा जो झुकाव था वो बौद्ध धर्म की ओर चला गया था। ठीक भाई, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो चुका था पूरी तरीके से, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें अजातशत्रु की, इसके बाद हम बात करें अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु की जो हत्या की जाती है वो इसी के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी, अजातशत्रु की, अपने पिता की हत्या कर दी। इसीलिए तो इस वंश को पितृहंता कहा जाता है, हर्यंक वंश को हत्या कर दी, ठीक है ना। और दोस्तों जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु ने जो महात्मा बुद्ध के शरीर के भागों पर जो 8 स्तूप बनाए गए थे उनमें एक स्तूप अजातशत्रु ने भी बनाया था। भाई हम भी क्षत्रिय हैं, हमारा भी हिस्सा है, वो अजातशत्रु ने बनाया था। और अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र के द्वारा कर दी गई दोस्तों। और ये दोस्तों अजातशत्रु की हत्या के बाद उसका पुत्र उदयन बैठेंगे। अब उदयन के बारे में हम बात करते हैं। उदयन नाम आपने सुना होगा, उदयन। और जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उदयन, वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि दोस्तों उदयन ने क्या किया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्या किया था दोस्तों? उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला शासक है दोस्तों हमारा उदयन। 460 से 444 ईसा पूर्व, 460 से 444 ईसा पूर्व। समझना, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, अजातशत्रु की हत्या की, ठीक है भाई। और अगली बात दोस्तों ये है, जो उदयन थे जैन धर्म के अनुयायी थे, अर्थात कौन से धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म को मानने वाले थे उदयन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों उदयन की हत्या जैन भिक्षु के रूप में एक व्यक्ति ने कर दी थी। राज दरबार में जैन भिक्षु का रूप धारण कर आया था, उसी समय हत्या कर दी थी। और उदयन की मृत्यु के बाद दोस्तों अनिरुद्र, फिर मुंडक और फिर नागदशक शासक बने थे, ठीक है ना। नागदशक शासक बने थे।
और ये दोस्तों नाग दशक को, जिसको दर्शक भी कहा जाता है, पुराणों में क्या कहा जाता है, दर्शक भी कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं इस हर्यंक वंश का प्रथम शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, और अंतिम शासक जो है वो दर्शक है, या हम नाग दशक कह सकते हैं इस वंश का अंतिम शासक। और इसके बाद दोस्तों जो शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है? शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। ये लास्ट 412 ईसा पूर्व तक ये वंश चलता है। कौन सा? हर्यंक वंश चलता है। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है, जिसमें कालाशोक भी शासक बनता है, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ठीक है ना। समझना दोस्तों, एक बात और समझना थोड़ी मोस्ट है, बिंबिसार के राज दरबार में जीवक थे जो राज वेद थे, बहुत प्रसिद्ध थे जीवक। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, जीवक किसके राज दरबार में थे? बिंबिसार के राज दरबार में थे। कहां पर थे? मगध में थे। तो दोस्तों होता क्या है, इस घटना को भी थोड़ा समझ लेना। होता क्या है, अवंती के शासक जिसका नाम क्या था दोस्तों? अवंती का शासक जिसका नाम था चंड प्रघोत। क्या नाम था? चंड प्रघोत। चंड की प्रघोत को क्या होता है? पीलिया हो गया भाई। क्या हो गया? पीलिया हो गया भाई चंड प्रघोत को। तो उस समय बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को, चंड प्रघोत को, जो ये पीलिया हुआ था, इस बीमारी का इलाज करने के लिए भेजा, और चंड प्रघोत का जो इलाज किया था वो जीवक ने किया था। ये राजवेद थे। तो दोस्तों इस तरीके से आज जो हमारे हर्यंक वंश और मगध के जो शुरुआत थी और जो पहला वंश था वो हर्यंक वंश था, वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। फिर भी दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पेड कोर्स, अगर आप एनटीए नेट, कॉलेज लेक्चर और फर्स्ट ग्रेड का अगर आप पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं कवर फोटो पर, तो आप वहां से मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।